गुड मॉर्निंग। विसर्ग संधि संस्कृत व्याकरण का टॉपिक है आज। संधियों में लास्ट संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के लिए लिखा है विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण हो या उनके वर्णों के आने के बाद विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ये मन है, फलस, रथ, मनोर्थ लिखा है, इसी तरह से संधियों का परिवर्तन होता है। अब देखें इधर थोड़ा सा, जहाँ मैंने रेड से लिख रखा है, इसमें लिखा है कि विसर्ग संधि जो है, विसर्ग और अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद ही लगता है। जैसे राम है शब्द लिखा है, ये विसर्ग हैं दो लगे हुए आगे, राम है लिखा है तो इसमें राम के बाद ए है, ए के बाद विसर्ग है। इसी प्रकार से हरि शब्द लिखा है, हरि है तो हरि में ये विसर्ग लगा है, तो ये रे के बाद नहीं लगा है, ये छोटी ई के बाद लगा है। रे है और रे के बाद छोटी ई है, ई के बाद विसर्ग है, ऐसा हम पढ़ेंगे इसको। ये मैंने नोट करके आपको स्पेशल अलग से बताया है। अब देखें, अब बोझी तो कर दी हो गई। विसर्ग को तीन रूपों में देख सकते हैं हम, या तीन रूपों में मिलता है। एक तो ये दो बिंदियों वाला मैंने लगा रखा है, एक स है, एक रे है, ये दोनों हलंत है ना। इसी प्रकार इस हलंत रे को हम रेप कहते हैं। रुत्व संधि में सूत्र है सहसजुसो रू। सहसजुसो रू का मतलब है रू के कारण इसे रुत्व संधि बोलते हैं। इसके बाद देखें, पदांत सकार और सजुस के सकार के स्थान पर रू का आदेश होता है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें लिखा है, अपने शब्द रूप आते हैं, उनमें लिखा है जैसे कवि शब्द रूप होता है, तो कवि का पद बनाने के लिए हमें प्रत्यय और उपसर्ग लगाने के बाद पद बनता है। जैसा मैंने पहले बताया था, सुबंत, तिगंत जो प्रत्यय हैं उनके लगने से पद का निर्माण होता है। तो कवि है जो दिखा है, इसमें सु प्रत्यय लगाने से इसका पद बनता है। तो जैसे यहाँ मैंने कवि के साथ सु लिखा है और सु लिखने के बाद में ये बन गया कविसु। कविसु में क्या होता है कि सूत्र के हिसाब से ये कहता है पाणिनि कि सु में जो ऊ है उसको हटाना है, तो हटा करके जब लिखेंगे तो ये कवि से बच गया, ऊ को हमने हटा दिया और कवि से जमा अयम आ गया। अब इस से को इस रू का आदेश करना है। रू का आदेश होता है, ये बताया मैंने आपको। तो ये रू का आदेश किया, रू का आदेश किया तो कवि रू हो गया। और रू का आदेश होते ही जब ऊ आ गया तो फिर हम इसका ऊ का लोप करेंगे और इसमें बच गया कवि रे। अब कवि रे और अयम है, अब इन दोनों को जब हमने मिलाया तो ये पूरा रे हो गया और कवि रयम शब्द जो है वो हमारा बना। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखें। हरि का जो रूप होता है, देखा आपने हरि का रूप, हरे लिखा है, जैसे हरे संबोधन है, तो हरे जो है उसके साथ में प्रत्यय लगा और प्रत्यय लगने से हरेसु बना। हरेसु का सूत्र के नियमानुसार हम इसमें ऊ का लोप करेंगे। ये ऊ है, ऊ का मैंने लोप किया तो हरेश रह गया। और हरेश के बाद से में हम रू का आदेश करेंगे, क्योंकि रुत्व संधि है। इसमें रू का आदेश किया तो इसका हरे रू हो गया, जमा में इदम हो गया। और रू का हम, ये जो रू में ऊ है, इस ऊ का हम लोप करेंगे, ऊ का लोप होगा और लोप होने के बाद में हो गया हरे रे। ये हलंत रे हो गया, हरेर हो गया और इसके बाद जमा के बाद हो गया ये इदम। तो अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इसमें रे में इस ई की मात्रा हो जाएगी। छोटा ई है तो छोटे ई की रे के मात्रा लग जाएगी पूरा बनते हुए, तो ये हो गया हरे रिदम शब्द बनता है हमारा। ये हमारा संधि का शब्द बना। इसी प्रकार से मैंने ये लिखे हैं, जैसे गो सह लिख करके एम लिखा है, तो आप समझ सकेंगे अच्छे से कि ये गऊ और उसके आगे विसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह से नी है, निस लिखा है तो इसमें नी के आगे विसर्ग लगा है। गुरु है, ये आपको पता है संबोधन शब्द है, इसके आगे विसर्ग लगा है। तो
इनका जो रूप है ना उसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना, जैसे हमारी पासबुकों में ऐसे दिया हुआ है गुरो, उसके बाद विसर्ग लगा करके ये आगे वाला शब्द दे दिया आगमनम, ये पूरा शब्द बना। तो इस तरह से दिया आ सकता है, ये भी आ सकता है परीक्षा में, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो हमें जिस तरीके से हमें समझना है उसके हिसाब से मैंने शुरू में जो डिटेल समझाया उसको आप ध्यान में रखना। और हमारी जो परीक्षा में आता है वो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये समस्या दिमाग में आएगी कि ये जो ऊपर समझाया है वो क्या था, ये इसका पूरा डिटेल वर्णन है कि किस प्रकार से शब्द रूप का पद बनता है और पद से किस प्रकार से सूत्र के हिसाब से इसको हम करते करते कहाँ जाकर के इसको पूर्ण शब्द की रचना करते हैं, ये जानकारी थी। अब ये जैसे है परीक्षा में ऐसे दे दिया तो हम इसके हिसाब से भी देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखें। अब इसमें देखें परीक्षा में ऐसे आएगा, मैंने मॉडल पेपर के रूप में बना के दिखाया है, मुनि है इति। अब मुनि है इति में जो मैंने फार्मूलाज पीछे समझाया उसी क्रम में ये मुनि है, इसके साथ सु प्रत्यय लगाएंगे तो ये बना मुनिसु, बना दिया मुनिसु। मुनिसु में ऊ का लोप करेंगे तो ये बढ़ेगा, ये मुनिसु है, इसका ये सु का जब लोप करेंगे तो मुनिसै बन गया। और मुनिसै के बाद में इस सै में से हम रू जोड़ेंगे, क्योंकि सूत्र में रू जोड़ता है, तो रू जोड़ेंगे तो ये मुनि रू हो गया। और फिर वही बात है कि ऊ का फिर हमें लोप करना है तो ये मुनि रे हो गया। इस क्रम में हम चलते आएंगे। तो अब यहाँ आके इस संधि का जब ये रे आता है तो रेफ का जब संकेत हमें मिलता है उसके बाद हम संधि को पूर्ण करने की सोचेंगे। तो इस ई को रे को मिलाएंगे तो छोटी री की मात्रा लगते हुए पूर्ण होगा वाक्य। तो मुनि तो यहाँ तक आ ही गया और रे और ई को मिलाया तो छोटी री हो गई और लास्ट वाला ती जोड़ दिया, मुनि रीति ही शब्द जो है वो हमारा बना, जो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसी प्रकार से पेपर में ऐसे पूछेगा, धेनु विसर्ग जमा का निशान गच्छति। ये पेपर का मैंने मॉडल बनाया कि ऐसा भी आ सकता है परीक्षा में हमारी पासबुकों में, हमारी किताबों में, हमारा जो जहाँ हमारे इसका संबंध संधि का संबंध है ना, वहाँ ऐसे क्वेश्चन दे करके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये धेनु विसर्ग जमा का निशान गच्छति शब्द है। तो इसका क्या बना, वही बात हुई कि धेनु को हम धेनु सु बनाएंगे, धेनु से हम सु प्रत्यय लगा करके धेनु सु बनाया और धेनु सु का ऊ का लोप करके धेनु सै बनाया और धेनु सै में सहसज सो रूह के सूत्र के हिसाब से इस रूह को यहाँ ऐड किया है। तो इसके बाद ये धेनु रू हो गया और रू होते ही हमने फिर इस ऊ का लोप किया है और लोप करके क्या हो गया, रह हलंत रह बच गया, धेनु रह जमा गच्छति है। तो अब इसको जब हम करेंगे तो इसमें क्या है कि जब आगे जमा के निशान के आगे व्यंजन हो तो पहले वाले व्यंजन को हम उस व्यंजन के ऊपर रख देते हैं। जैसे धेनु, ये तो यहाँ तक तो आ ही गया और इसके बाद में गै के ऊपर चला गया रे और बाद में जो है चयादा छ और ती ये इसके साथ जोड़ दिया, धेनुर गच्छति हमारा पूरा संधि का शब्द बना। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि भाई अब हम ये सोचेंगे कि परीक्षा में जब संधि आए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये संधि रुत्व है। तो रुत्व संधि पहचानने की ट्रिक मैंने यहाँ पहचान के रूप में लिखा है। ये लिखा है रोस और ये रे और ओ और ये से अलग अलग फार्मूलों में जाएंगे। सबसे पहले हम रे पर बात कर रहे हैं। जब यहाँ रे आया तो हमने संधि को पूर्ण करते हुए संधि शब्द बनाया। तो रे का इसमें एक ट्रिक दिया है, कहता है कि ए पदांत ए ओ से भिन्न कोई भी स्वर जमा कोई भी भिन्न स्वर हो। कहने का मतलब है कि जब पद ए पदांत जो पद है उसके अंत में ए और ओ नहीं होना चाहिए, ऐसा संकेत कांटे का निशान लगा रखा है ना, काट रखा है मैंने यहाँ। तो इससे ये दर्शाया जा रहा है कि ए और ओ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी भिन्न स्वर हो, जैसे
धेनु में देखें आप, ऊपर यहाँ लिखा है धेनु में ऊ है और ऊ के बाद में विसर्ग है। तो मैं ये बता रहा था कि ए पदांत में ए और ओ नहीं होना चाहिए। पहले पद के ऐसा समझ ले, पहले पद में ए और ओ से भिन्न स्वर होना चाहिए, ये समझ लें। उसके बाद जमा का निशान आएगा, जमा का निशान के बाद कोई भी स्वर हो, एक बात। दूसरी बात पहचान के लिए, दूसरी बात है कि उत्तर पद या यूँ भी कह सकते हैं कि बाद वाला जो पद है उस पद में व्यंजन से प्रारंभ हो। दूसरी पहचान की बात यह है कि दूसरा जो पद है बाद वाला, उत्तर पद जिसको बोलते हैं, उत्तर पद में जो है व्यंजन से शुरू होना चाहिए। और व्यंजन भी कौन कौन से कि कै वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आना चाहिए। इसी प्रकार च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आना चाहिए। इसी प्रकार ट का, त का और पे वर्ग का पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। ये रे, ले, व और है हो तो हम उस व्यंजन को देखते ही उस संधि को पहचान सकेंगे। इसमें पहचानने की बात बताई थी ट्रिक की। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे ये लिखा है, इसी में आता है ये खरवसान योर विसर्जनीय, ये भी एक सूत्र है। अब ये समझेंगे कि खर क्या हो गया। खर कहते हैं, खर अपने आप में मैंने पहले भी बताया था, खर प्रत्याहार है खर। और खर में कौन कौन से प्रत्याहार हैं वो मैंने लिखा है। ख की इस तरह से राउंड लगा के ख से लेकर के रे तक का जो है, ये जो बीच में जितने भी वर्ण हैं इन सब को मिला करके ख और रे तक के जो वर्ण हैं इनको हम खर वर्ण कहते हैं। ये प्रत्याहार में आते हैं। साधारण शब्दों में मैंने ऐसे भी लिखा है कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये दो पहले और दूसरे वर्ण, और उसके बाद में स, इतने वर्णों को भी लेकर के हम समझ सकते हैं। तो कहता है कि इस सूत्र में वसान लिखा है। वसान का मतलब होता है कि रे के बाद खाली हो, कुछ भी ना हो रे के आगे, उसको वसान बोलते हैं। और इसके बाद विसर्जनीय का अर्थ होता है विसर्ग। संधि के बारे में लिखा है, विसर्जनीय माने होता है विसर्ग। तो अब हम ये समझें, इस सूत्र के हिसाब से समझें आप, जहाँ रेफ का रे जो है ये रेफ है, इसको हम रेफ बोलते हैं। रेफ का जो रे है इसके बाद जमा का निशान है। इसके बाद खर प्रत्याहार हो तो खर प्रत्याहार को देखते ही हम इस रेफ का विसर्ग कर देंगे। तो इसी प्रकार से रे के बाद रे जमा, रेफ के बाद क्या होना चाहिए, रे जमा, उसके बाद कोई भी ना हो, कुछ भी ना हो, खाली जगह हो, तो इस रे का भी हम विसर्ग कर देंगे। अब मैंने एग्जाम्पल पहले वाला जो है इसको समझा देता हूँ। इसमें लिखा है कि रामसू, यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया, उपसर्ग लग गया। और रामसू का क्या बन गया, इस सू का बन गया, उसी फार्मूले के हिसाब से से बन गया और ऊ का लोप कर दिया, से बन गया। और से में सद सो रू का जो सूत्र है उसके हिसाब से रू जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में राम रू हो गया। और राम रू से फिर जब ऊ को हटाया तो ये राम रू हो गया। यहाँ ऊ का हमने लोप कर दिया, ये लोप है यहाँ। और यहाँ इसमें जो सू था इसमें भी ऊ का लोप है। अब इसी क्रम में रे तक आ गए हम। अब राम रे जो है इसके बाद इस रे का हमें ध्यान ये रखना है कि इस रे का विसर्ग बनेगा। तो राम रे, और ये वाक्य आ गया, जैसे शब्द में ये लिखा हुआ है कि राम रे खादती, तो यहाँ तक तो आगे राम रे तो कहा यार, उसके बाद खादती लिखा हुआ है। तो राम रे में ये जो रे है ना, इस रे का हमें विसर्ग बनाना है। तो राम लिख करके और इसका ये दो बिंदु लगाते हुए हम इसका रेफ का विसर्ग कर देंगे और उसके बाद में खादती जोड़ देंगे। ये हमारा पूरा संधि का शब्द बना। इसी क्रम में देखें, इधर एग्जाम्पल नंबर 2 में ये दे रखा है कि रेफ का जो रे है ना, उसके बाद कुछ भी ना हो तो हमें विसर्ग करना है। जैसे ये पुनर ऐसे लिखा कोई पद आ गया हमारे पास, और उसको देखते ही हम क्या करेंगे कि इसमें रे है, इसके आगे जमा के निशान के बाद कुछ भी नहीं है या इतना ही लिखा हुआ है, तो हम इसका
रेफ का विसर्ग कर देंगे। जैसे सैनईर ऐसे लिखा जाए कोई शब्द, तो उस सैनईर का हम सैनई और उसके आगे 2 विसर्ग लगा देंगे। इसी प्रकार उच्चईर ऐसे आ जाए तो हम इस तरह से इस रेफ का विसर्ग बना देंगे। इसी प्रकार नीचईर ऐसे आ जाए तो हम नीचई लिख करके इसका हम विसर्ग बना देंगे। तो इस प्रकार से हम विसर्ग संधि का ये जो रुत्व विसर्ग संधि है इसकी पूरी जानकारी आपको प्रदान की है। अच्छे से समझ लेना। धन्यवाद।